हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मैं निधि श्री एकेडमी से हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग। ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है। पूरी की पूरी यूनिट ही है एमपीपीएससी मेंस 2020 के सिलेबस में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ये बढ़ती हुई इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग। तो आज इसके बारे में एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन: process by which any raw product transformed in such a way that transformed product has enhanced commercial value and is suitable for human consumption is food processing. फूड प्रोसेसिंग का मेन कारण ही ये है कि कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना ताकि उसके कॉमर्शियल वैल्यू में कुछ एडिशन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो गया आलू और ये बन गया उसका चिप्स। तो आलू है हमारा रॉ मटेरियल, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए, थोड़ा सा प्रोसेस किए और ये बन गया एक प्रोसेस्ड फूड। इसमें क्या है, इसकी एक ब्रांडिंग भी है, इसकी कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है और रॉ मटेरियल्स पे जो इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट है उनके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है कि उन्हें इस कॉस्ट पे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जो वो उससे फर्दर बेच सकते हैं। रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड फूड के बीच में बहुत सारे स्टेजेस होंगे। इनको प्रिजर्व किया जाता होगा, इमल्सीफाई किया जाता होगा। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेयरी बेस्ड है तो पास्चराइज किया जाता होगा, फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, सुखाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस है। अब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। डेयरी बेस्ड यानी जो मिल्क बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी आप लोग ये पैकेज्ड दूध पीते हैं या कुछ भी मिल्क शेक पीते हैं जो पैक्ड फॉर्म में आता है। ग्रेन बेस्ड यानी ब्रेड वगैरह हो गई। मीट बेस्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेस्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे फॉर एग्जांपल जैम हो गया आपका। पोल्ट्री बेस्ड एंड मरीन बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ये मरीन बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को। लोकेशन, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यानी अगर आप इसे ऐसे समझें कि अचार पापड़, ठीक है, ये तो अगर आप गांव में जाएं तो हर दूसरे घर में बन रहे हैं और लोकल मार्केट्स में बिक भी रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है मेगा फूड पार्क्स। अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो कैसा दिखेगा, मेगा फूड पार्क्स जैसा। तो मेगा फूड पार्क्स के ये लोकेशन दिए हैं। मैक्सिमम अगर आप देखें तो कोस्टल रीजन में है ये मेगा फूड पार्क्स। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। पंजाब में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में भी है मेगा फूड पार्क्स। तो इनकी लोकेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सिंस दीज प्रोसेसिंग यूनिट्स आर लेबर इंटेंसिव, हेंस दे रिक्वायर चीप लेबर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, अगर आसानी से सस्ते मज़दूर मिल जाएं, सस्ते लेबर मिल जाएं तो बेहतर है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव रीजन्स फॉर मरीन बेस्ड फूड प्रोसेसिंग। मरीन बेस्ड फूड प्रोसेसिंग जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मरीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए कोस्टल रीजन में आराम से एक्सपोर्ट हो सकता है और वाया शिप के थ्रू एक्सपोर्ट काफ़ी सस्ता एक्सपोर्ट माना जाता है। Concentration around coastal areas give them better and cheaper logistics as any prospect of export becomes cheaper। जैसे कि मैंने बताया कि शिप के थ्रू आसानी से हम लोग सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। As far as domestic markets are concerned, they are generally well connected via rail and road to coastal economic zone। मैक्सिमम ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ या मेगा फूड पार्क जो है कोस्टल इकोनॉमिक जोन के आसपास या कोस्टल इकोनॉमिक जोन में स्थित होती हैं। तो इनकी डोमेस्टिक मार्केट में भी रेल और रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो डोमेस्टिक मार्केट तक भी अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो ये है कुछ लोकेशन, ये है कुछ फैक्टर्स कि किन फैक्टर्स पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती है उनकी लोकेशन। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखें। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। फूड प्रोसेसिंग इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। देख ही चुके हैं हम लोग कि लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर रखते हैं। एट सेम टाइम इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर एंसिलरी इंडस्ट्री।
प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिज्जत पापड़ को पैक करना है तो मुझे प्लास्टिक भी चाहिए, तो प्लास्टिक क्या हो गई, हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री हो गई। तो एक अच्छा खासा एक इकोसिस्टम बना लेती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी लोकल लेवल पे, और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन करती है। रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन, प्रोसेस्ड फूड व्हेन फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड मिनरल्स कैन रिड्यूस न्यूट्रिशनल गैप इन पॉपुलेशन। जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें विटामिन और मिनरल को फोर्टिफाई किया जा सकता है ताकि वो न्यूट्रिशनल गैप को ओवरकम करे। रिड्यूस फूड वेस्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस इज डाइवर्टेड टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट एंड हेंस वेस्टेज इज रिड्यूस्ड। ऐसा देखा गया है कि हार्वेस्ट के बाद लगभग 40% ऑफ फार्म प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। तो इस वेस्ट को बचाने के लिए कभी कभी तो ये मंडी तक भी नहीं पहुंच पाता। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है यदि उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट को दे दिया जाए तो एक तो प्रोसेसिंग हो जाएगी, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके, और वेस्टेज भी कम होगा। Curbing migration, since it's a labor intensive industry and most of the food processing units are run by informal sector, hence it's a source of employment at local level पे ही ये source of employment दे देता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के आसपास के मज़दूरों को। and this also checks urban sprawl, जो रूरल पॉपुलेशन तेज़ी से माइग्रेट होकर शहरों में आ रही है और शहरों की पॉपुलेशन अनएक्सपेक्टेडली राइज़ कर रही है, जिसको अर्बन स्प्रॉलिंग कहते हैं, वो भी रोक सकता है अगर लोकल लेवल पर ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो। इंक्रीजेज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड एंड प्रिवेंट दीज फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज। सीधी सी बात है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो आप आम पूरे साल भर नहीं खा सकते, पर आम का मुरब्बा आप साल भर खा सकते हैं। Curbing food inflation, shelf life of a food increases, thus keeping supplies throughout the year and hence checks food inflation. अगर प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज हो या एक रेफ्रिजरेटर हो जहाँ पे आप इन सब्जियों को या पेरिशेबल फूड आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर एज पर डिमांड आप इन फूड प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है ये जो फ्रोज़न मटर आप लोग खाते हैं साल भर। मटर जो है एक सीजनल वेजिटेबल है, लेकिन इसकी साल भर सप्लाई रहती है क्योंकि इसे ऐसे कंडीशन में रखा गया है, इतने टेम्परेचर पे रखा गया है, फ्रोज़न फॉर्म में है कि ये साल भर उपलब्ध रहता है। इन्हेंसेस कंज्यूमर चॉइस, प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेड टू आवर लोकल मार्केट एंड वाइस वर्सा एंड हेंस गिव्स प्लीथोरा ऑफ वैराइटीज़ टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं खाने की। कंज्यूमर के लिए ये एक अपर हैंड है, कंज्यूमर के लिए एक वन अपमैनशिप है कि भाई यहाँ पे कंज्यूमर के पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं कि इस कंपनी का खाऊं कि उस कंपनी का खाऊं। तो इससे कि ये तो एक तो ये चीज़ें मोनोपोली को भी चेक करती हैं, ठीक है, और कंपटीशन बढ़ाती हैं मार्केट में, जो कि फेवरेबल है। Crop diversification. Now wide range of food crops act as a raw material for processing units. Hence farmers are also incentivized to grow different type of crops. हर तरीके की क्रॉप, ना केवल जैसे पहले था कि वीट और राइस ही उगा रहे हैं फार्मर, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल टॉप क्रॉप्स टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनको उगाने के लिए फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स फार्मर्स उगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे फ्रूट्स प्रोक्योर कर लिए जाएंगे, बिक जाएंगे, ख़रीदे जाएंगे बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो फार्मर भी इंसेंटिवाइज हो रहे हैं और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वैसे भी फार्मिंग के लिए भी अच्छा है। तो हर तरीके से एक विन विन सिचुएशन है। अब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, इस पूरी यूनिट में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ही समझने लायक पार्ट है। बाकी तो मुझे पता है आप लोग जोड़ तोड़ के लिख ही देंगे कुछ भी आंसर, और लिख सकते हैं, बट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस सबसे इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाली बात है। अब फॉर एग्जांपल फार्म प्रोड्यूस, यानी किसान ने कुछ उगाया, ओके, सो व्हाट आर द इनपुट्स रिक्वायर। तो इनपुट क्या रिक्वायर है किसी फार्म को फार्म प्रोड्यूस के लिए? अच्छी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए। इन सब की मदद से फार्म प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद
जो भी किसान उगा रहा है, फॉर एग्जांपल टमाटर, तो उनको प्रोक्योर करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक करना? कोल्ड स्टोरेज तक। एक ऐसी जगह जहाँ पे, एक ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे इंसुलेशन या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों, ताकि ये जो आपका सामान है या रॉ मटेरियल है वो सड़े ना, ताकि टमाटर ख़राब ना हो, इसलिए कोल्ड स्टोरेज ज़रूरी है। ये सब कुछ यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले का सारा पार्ट बैकवर्ड लिंकेज कहलाता है। इसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के बाद अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आप आ गए। अब यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा, जो टमाटर हैं आपके उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, एडिटिव्स मिलाए जाएंगे और पूरा वो एक प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद केचप बन जाएगा। अब केचप बनने के बाद यानी फूड के प्रोसेस होने के बाद क्या प्रोसीजर है? होलसेल डीलर के पास जाएगा। उसके पहले हालांकि एडवर्टाइजमेंट होगी इसकी, उसके बाद होलसेल डीलर के पास जाएगा और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट किया जाएगा वो किसी विदेशी होलसेल डीलर के पास जाएगा। होलसेल डीलर से रिटेलर के पास जाएगा जो फुटकर विक्रेता है, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आएगा। तो ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करने के बाद का सारा प्रोसेस कहलाता है फॉरवर्ड लिंकेज। और ये बैकवर्ड लिंकेज से फॉरवर्ड लिंकेज की पूरी चेन कहलाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के पैदा होने से प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूमर तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस इन्वॉल्व हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस इन्वॉल्व हैं। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है? एक बार फूड प्रोसेसिंग हो गई उसके बाद के सारे स्टेप फॉरवर्ड लिंकेजेस। फूड प्रोसेसिंग के पहले के सारे स्टेप, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनका स्टोरेज हो। स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड स्टोरेज इंडिया में ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें बैकवर्ड लिंकेजेस में आ जाती हैं। इस डायग्राम को वापस देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस का इंटीग्रेशन सप्लाई चेन कहलाता है, और उसको इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज करना मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब टमाटर उगाने से लेकर टोमेटो केचप खरीदने तक का प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्यों ज़रूरी है, थोड़ा इसको देखते हैं। इनपुट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर हाईली पेरिशेबल, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनपुट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स आर सो प्रोन टू स्पॉइलेज दैट लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर बैकवर्ड लिंकेजेस वुड रिजल्ट इन देयर वेस्ट। अगर बैकवर्ड लिंकेजेस में किसी तरीके का फ्लॉ है, अगर ट्रांसपोर्टेशन स्लगिश है, या कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, या हमारे पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वैसे ही ख़राब हो जाएंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पहुंचने से पहले ही। फॉर इंडस्ट्रियल प्लेयर्स इफेक्टिव फॉरवर्ड लिंक्स ऐड वैल्यू टू देयर ब्रांड, वेयर एज एन इफेक्टिव बैकवर्ड लिंक रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। अगर फॉरवर्ड लिंक अच्छी होंगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी, पैकेजिंग अच्छी होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी, तो इससे क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग का एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। अगर बैकवर्ड लिंकेजेस अच्छे होंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव या इकोनॉमिकली वाइबल इंडस्ट्री बनेगी। ये इकोनॉमिकली वाइबल कैसे? फॉर एग्जांपल आपने टमाटर मंगवाए, आधे टमाटर सड़ गए, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के पास जा रहा है उसको तो वैसे ही लॉस हो गया। ठीक है। प्लस एज पर डिमांड वो सप्लाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आधा रॉ मटेरियल तो वैसे ही ख़राब हो गए। ठीक है। तो एक कॉस्ट सेविंग, एक इकोनॉमिकली वाइबल इंडस्ट्री तभी बन सकती है जब बैकवर्ड लिंकेजेस अच्छे हो। ब्रांड उसकी तब बन सकती है या उसकी ब्रांड वैल्यू तब बढ़ सकती है जब फॉरवर्ड लिंकेजेस अच्छे हो। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, दीज लिंकेजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शुड बी इंटीग्रेटेड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू एंश्योर कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एज पर डिमांड। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई टोमेटो केचप बनाना है, आपने टमाटर 1000 किलो मंगाए, 500 किलो टमाटर जो है सड़ गए, बर्बाद हो गए, तो एज़ पर डिमांड वो इंडस्ट्री सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिमांड तो अभी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल
100 kg टोमेटो केचप का डिमांड है और आधा रॉ मटेरियल वैसे भी ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो उस डिमांड को केटर नहीं कर पाएगी वो इंडस्ट्री, और इकोनॉमिक लॉसेस में बहुत आराम से चली जाएगी। तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा खेल, प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब प्रॉब्लम्स क्या है बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर लेवल पे देखें या फार्मर लेवल पर देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट के बाद बहुत सारा लॉसेस हो सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उनके पास इरेडिएशन फैसिलिटीज़ नहीं है। इरेडिएशन फैसिलिटीज़ मतलब होता है कि जहाँ पे आप माइक्रोब्स को रेडिएशन के द्वारा मार सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हार्वेस्ट के बाद लॉसेस होते हैं। प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, बहुत पुराने मेथड हैं फार्मिंग के। फार्म्स आउटपुट इज़ प्रोन टू वैगरीज ऑफ वेदर, जो फार्म आउटपुट जो है काफ़ी हद तक जो है वेदर पर डिपेंडेंट रहता है। किसी दिन बारिश हो गई, किसी साल बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया, तो फार्म आउटपुट जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकते, वेदर पर डिपेंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर साइड पे क्या प्रॉब्लम है? डिस्ट्रीब्यूटर साइड मतलब जो फार्म आउटपुट कलेक्ट कर इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचा रहा है, तो स्लगिश ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम भी है, क्लियरेंस उतनी फास्ट नहीं होती, बहुत सारे रीज़न है। इनसफिशिएंट कोल्ड स्टोरेजेस, कोल्ड स्टोरेज या ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अगर जब भी हम लोग कोई भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज का बार बार जिक्र आएगा। इनसफिशिएंट कोल्ड स्टोरेजेस है, बहुत सारा सामान ले जाते वक्त ही ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है बैकवर्ड लिंकेजेस की। अब फॉरवर्ड लिंकेजेस की प्रॉब्लम देखते हैं। मतलब एक बार फूड प्रोसेस हो गया उसके बाद जो जितनी भी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत भारी है। हाई कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की कॉस्ट भारी है। जो अगर कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग भारी होगी, ज़्यादा होगा तो होगा क्या? इससे जो आउटपुट है वो महंगा हो जाएगा। जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट नहीं कर पाएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स पहले बिक जाएंगे क्योंकि वो सस्ते हैं। ठीक है। तीसरी बात है नॉन टैरिफ बैरियर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंजेंस रेगुलेशन ऑफ लैब टेस्टिंग, ग्रेडिंग, सैम्पलिंग एट्सेट्रा। फूड प्रोसेस होने के बाद बहुत सारे ग्रेड से गुजरता है। पहले सैम्पलिंग होती है, फिर लैब टेस्टिंग होती है, फिर दुनिया भर के मार्क दिए जाते हैं, इको मार्क दिया जाता है, फिर ISO प्रमाणित होता है कि नहीं। इन चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है और ये एक तरह से एज अ रिस्ट्रेंट बिहेव करते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटे से स्टैंडर्ड की वजह से ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट को डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर है किसके लिए? फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए। बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या क्या समस्याएं हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अपनी क्या प्रॉब्लम है वो देखना है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी अपनी प्रॉब्लम है। क्या? इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर कंटेनर। भाई रेफ्रिजरेटेड कंटेनर उतने होने चाहिए। प्रिमिटिव मशीन एंड ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी पुराना है, मशीन भी पुरानी है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कम्स अंडर इनफॉर्मल सेक्टर, सो दे लैक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। उतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, एक कोई इतनी मजबूत HR टीम नहीं है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट अ सिंगल डोमेस्टिक फूड आइटम हैज़ अटेंड नेशनल कैरेक्टर विच इज़ अटेंड बाय डोमिनोज एंड मैकडोनल्ड्स। ये समझने वाली बात है कि तो एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ हद तक इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे कोई भी प्रोसेस्ड आइटम है वो एक नेशनल कैरेक्टर ले सकें। जैसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा इंडिया के हर पार्ट में खाया जाता है, पर ऐसा कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। या फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का बर्गर जो कश्मीर में भी चाव से खाया जाता है और कन्याकुमारी में भी, पर ऐसा कोई हमारे डोमेस्टिक फूड प्रोडक्ट का ये स्टेटस नहीं है कि जिसे मतलब थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया उसको कंज्यूम किया जाए या उसको पसंद किया जाए। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है? फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11th 5-year प्लान। गवर्नमेंट एनविसाज्ड मेगा फूड पार्क, अ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग को एक
इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म देने का अर्थ है मेगा फूड पार्क का खोलना, जहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी होनी चाहिए, अगल बगल एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। एंसिलरी इंडस्ट्री जैसे मैं बता चुका हूँ, एंसिलरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल मैं जैम बना रहा हूँ, अब जैम को एक कंटेनर में भरना पड़ेगा, जैम की एक अपनी एयर टाइट पैकेजिंग होगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुख्य इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, उनको एंसिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो मेगा फूड पार्क अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम देता है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग फ्लरिश की जा सकती है। अब दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दिस इज़ डेडिकेटेड स्कीम ओनली फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। सो इट इंक्लूड्स, ये पूरा एकदम होलसम स्कीम है। इट इंक्लूड्स मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स अमंग मैनी अदर्स। बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से रिलेटेड, इसको ज़रूर पढ़ें। ऑपरेशन ग्रीन प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है। ये क्या है, प्राइस स्टेबल करती है। क्यों? व्हेन वेजिटेबल प्रोडक्शन इंक्रीजेज शार्पली देयर प्राइसेस कोलैप्स बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी, देयरफॉर पुअर इंसेंटिव्स टू फार्मर वीकेंस बैकवर्ड लिंकेज एंड हेंस दिस स्कीम। ये स्कीम कहीं ना कहीं बैकवर्ड लिंकेज को स्ट्रेंथन करती है। अगर फार्मर्स को एक प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं मिल रहे हैं तो बैकवर्ड लिंकेजेस हमारे कमज़ोर होंगे और इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लॉस होगा। ऑपरेशन ग्रीन क्या करती है, प्राइस को स्टेबल कर दी है। अगर वेजिटेबल्स किसी साल ज़्यादा भी उगती हैं तो भी एक स्टेबल प्राइस ही फार्मर को मिलेगा। जब भी फार्मर के प्रोड्यूस प्रोक्योर होंगे, अपना प्राइस फार्मर को मिल जाएगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इट लुक्स इनटू मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टेक कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्ट के बाद की मैनेजमेंट स्कीम, हाई टेक कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर ताकि ईल्ड ज़्यादा हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो ये सब इन अ वे क्या कर रही हैं, ये सब इन अ वे बैकवर्ड लिंकेजेस को मजबूत कर रही हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस जितना मजबूत होगा उतना हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के पास पहुँचेंगे, उतना ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब पांचवा, अपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। मिनिस्ट्री भी याद रखें। इट फोकसेज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बार प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद उसका एक्सपोर्ट करना की जिम्मेदारी किसकी है, अपीडा की। इट गिव्स फिनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडी टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्लस इट मार्केट्स प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया। हेंस अपीडा स्ट्रेंथन्स फॉरवर्ड लिंकेजेस। एक बार प्रोसेस्ड फूड बन गया, उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है, ये सारा काम जो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड लिंकेजेस को मजबूत कर रहा है, प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी सक्षम बना रहा है सब्सिडी देकर और फिनेंशियल असिस्टेंस देकर। छठवां पॉइंट, 100% FDI इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थ्रू ऑटोमेटिक रूट। Now foreign companies can procure raw materials from farmers. It will add farmers' income and gives strength to backward linkages as well. अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% FDI हो गई है। विदेशी कंपनियां भी आके फूड प्रोसेसिंग में अपने कदम जमा सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग कर सकती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल किससे खरीदेंगी, फार्मर से। तो उससे क्या होगा, फार्मर की इनकम भी डबल होगी और बैकवर्ड लिंकेज भी मजबूत होगा। सातवां पॉइंट, ज़रूरी पॉइंट, 100% FDI इन फूड प्रोसेसिंग रिटेल। जो फुटकर विक्रेता है, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, फॉर एग्जांपल अमेजन, अब ये प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स अब ये लोग भी बेच सकते हैं बाकी सामानों की तरह। नाउ फॉरेन कंपनीज से अमेजन विल एक्ट एज अ रिटेलर। रिटेल में जो FDI 100% ओपन कर दिया गया है, उसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं अब खुद ही रिटेलर बन चुकी हैं, किसकी, प्रोसेस्ड फूड आइटम की। तो ये प्रोसेस्ड फूड आइटम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ख़रीद रही हैं और मार्केट में बेच रही हैं। तो इससे क्या मजबूत हो रहा है, इससे फॉरवर्ड लिंकेजेस मजबूत हो रहा है, इससे आपका रिटेल मजबूत हो रहा है।
So this gives a big thrust to domestic food processing industry, and this will make forward linkages in food processing industry supply management chain more robust. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. ये था पूरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट. आप इसको पढ़िए, कैसा लगा आपको बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.